नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं अखिलेश आनंद हूं। रणनीति में बात सबसे पहले उन हादसों की जो दिन की सबसे बड़ी खबरों के न्यूज मेकर हैं। अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दावा किया है कि जो दलित छात्र विदेश में पढ़ना चाहते हैं उनका सारा खर्च आम आदमी पार्टी की सरकार उठाएगी। इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर सम्मान स्कॉलरशिप शुरू करने का ऐलान किया गया है। इसके बाद शाम 6:30 बजे आपको दिखाएंगे रूस पर हमले की तस्वीरें। रूस के कजान शहर में 9/11 जैसा हमला हुआ है। लेकिन सबसे पहले देखते हैं दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल दिल्ली विजय अभियान में जुटे हैं। अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताते हैं और इसी के नाम पर जनता से वोट देने की अपील करते हैं। लेकिन कथित शराब घोटाला केस में एलजी वीके सक्सेना ने ईडी को केजरीवाल के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने दिसंबर की शुरुआत में उपराज्यपाल से अरविंद केजरीवाल पर आम आदमी पार्टी के मुखिया के तौर पर मुकदमा चलाने की मांग की थी, जिस पर एलजी ने केस चलाने की मंजूरी दे दी है। ईडी ने शराब नीति को बनाने और फिर पॉलिसी को लागू करने में भ्रष्टाचार की दलील दी है। इस बात का जिक्र ईडी की ओर से पहले ही 17 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट में किया जा चुका है, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल ने साउथ ग्रुप के सदस्यों के साथ मिलकर 100 करोड़ की रिश्वत ली। वहीं आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल की मंजूरी की खबर को ही झूठा करार दिया, जबकि बीजेपी नेता ये बताने में जुट गए हैं कि शराब नीति मामले में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया गया है। ये निर्णय आना ही था, क्योंकि सरकार को ईडी जब कोई चार्जशीट दायर करती है तो आगे चलाने के लिए परमिशन लेती है। वो परमिशन सरकार ने दिया है। अरविंद केजरीवाल को अपने किए की सजा, शराब घोटाला जो किया उसकी सजा जरूर मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बात तो स्पष्ट है कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने दलाली और कमीशन खाई है और वो शराब घोटाले के मुख्य अभियुक्त हैं, किंग पिन है, और पूरी दिल्ली को लूटने का काम उन्होंने शराब घोटाले के माध्यम से किया है। बता दें कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया को पहले ही एक बार गिरफ्तार किया जा चुका है और अब ये सभी नेता जमानत पर जेल से बाहर हैं। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म हो चुका है, लेकिन संसद के बाहर प्रदर्शन के दौरान सांसदों में हुई धक्का मुक्की पर सियासत अभी जारी है। घायल सांसद अस्पताल वार्ड से रूम में शिफ्ट हो गए हैं, लेकिन पक्ष और विपक्ष में जुबानी जंग बंद नहीं हुई। गुरुवार को संसद में जो संग्राम हुआ था उसके सियासी साइड इफेक्ट्स अब तक नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत इलाज के बाद आज रूम में शिफ्ट हो गए हैं। फिलहाल डॉक्टर ने दोनों माननीयों को डिस्चार्ज नहीं किया है। प्रताप सारंगी के कुछ टेस्ट होने हैं, वहीं मुकेश राजपूत अभी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। उनको रूम में शिफ्ट कर दिया। प्रताप सारंगी जी हैं, उनके यहाँ जिस साइड में इंजरी हुई है, चीक बोन के ऊपर स्वेलिंग है, अभी एक्सरे कराएंगे, हो सकता है सीटी कराएं। मुकेश राजपूत जी कह रहे हैं कि उनको भी अभी थोड़ा सिर में भारीपन और जो हल्के चक्कर हैं। अभी फिलहाल दोनों सांसद डॉक्टरों की देखरेख में हैं और अगले कदम के लिए रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस बीच अस्पताल से बाहर इस मुद्दे पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। धक्का मुक्की के आरोप में राहुल के खिलाफ शिकायत दर्ज है। कांग्रेस राहुल के बचाव में तकरीरें दे रही है तो बीजेपी का पलटवार जारी है। पुरुष सांसद भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने धक्का मुक्की की और उन्हीं की आपस की धक्का मुक्की में एक भाजपा का सांसद दूसरे सांसद पे गिर पड़ा, तो दोनों को चोट लगी। इसमें हम लोग कहां से बीच में आ गए? राहुल गांधी जी इसमें कहां से बीच में आ गए? अपने ही साथी सांसद को धक्का देना और उसको चोट पहुंचाना और उसके बाद माफी भी ना मांगना, ये राहुल गांधी का अड़ियल रवैया ये दर्शाता है कि उन्हें ना तो मर्यादाओं का कोई भान है, ना वो संसदीय प्रक्रियाओं का कोई पालन करते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र में पहले अदानी और फिर आम्बेडकर के मुद्दे से कार्यवाही बाधित रही और आखिरी 2 दिन धक्का मुक्की कांड की भेंट चढ़ा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा एक बार फिर से चर्चा में है। इस बार सवाल महाराष्ट्र से उठे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि राहुल की यात्रा में अर्बन नक्सल मौजूद थे, जो देश में अराजकता फैलाने जैसी बड़ी साजिश रच रहे थे। 10,000 किलोमीटर पैदल चलकर राहुल गांधी ने देश के चप्पे चप्पे को छाना। 2 चरणों में हुई इस यात्रा को भारत जोड़ो नाम दिया गया और इसके जरिए मोहब्बत की दुकान खोलने का पैगाम दिया गया।
लेकिन अब इस यात्रा को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि राहुल की इस यात्रा में देश तोड़ने वाली ताकतें भी शामिल थी। 15 नोव्हेंबर 2024 आता काठमांडूला एक बैठक झाली। यात भारत जोडोचे काही लोक गेले होते। त्याचा सगळा रिपोर्ट माझ्याकडे आहे, कशाच्या बद्दल, ईव्हीएमच्या बद्दल। राहुल की यात्रा में अर्बन नक्सलियों के खबर के बाद सियासी सनसनी फैल गई। फडणवीस ने जो आरोप लगाए उनके सबूत होने का दावा भी किया है। तो महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने फडणवीस को चिट्ठी लिखकर डिटेल मांगी है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को खत लिखकर मैंने कहा कि वो कौन सी संगठन है उसका डिटेल हमें चाहिए। इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस संभल कर बोल रही है। तो आघाड़ी के सहयोगी कांग्रेस के साथ खड़े हैं और पूछ रहे हैं कि अगर आरोप सच है तो केंद्र सरकार क्या कर रही थी। मुख्यमंत्री महोदय ये कहना चाहते हैं कि यूनियन होम मिनिस्टर एक फेलियर है, क्योंकि उनके ही राज्य में, उनके ही देश में अगर अतिरेकी घूम रहे हैं, अगर नक्सली घूम रहे हैं, तो ये होम मिनिस्ट्री का फेलियर है। केंद्र मंत्रालय जो है वो उनके ही हाथ में है ना 2014 से। तो फिर भारत जोड़ो के बाद, इतने दिन के बाद ये माहौल तैयार करने का आपका इरादा क्यों है? आपको पहले पता नहीं था क्या? अब शक क्यों पैदा कर रहे हो? राहुल गांधी जिस तरीके से भारत भर में छाया हुआ है, आप नहीं रोक पा रहे हो। तो ये ऐसे नाकाम कोशिश करके किसी को बदनाम करना बहुत आसान है। फडणवीस के दावों के मुताबिक महाराष्ट्र में अराजकता फैलाने और सरकार को अस्थिर करने के लिए ईवीएम को बदनाम करने का एजेंडा भी था। फिलहाल धक्का मुक्की कांड के बाद राहुल गांधी नए विवाद के केंद्र में आ गए हैं, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार जारी है। महाराष्ट्र के कल्याण में नॉन मराठी और मराठी परिवार के बीच मारपीट का मुद्दा और उसने सियासी तपिश बढ़ा दी। कल्याण से शुरू हुआ विवाद मुंबई तक पहुंच गया है। ठाकरे बंधु के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं। तस्वीरें कल्याण की एक हाउसिंग सोसाइटी की है। कुछ लोग एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसा रहे हैं। मारपीट में अभिजीत शिंदे नाम के युवक को गंभीर चोट आई है, जिसका अस्पताल में इलाज जारी है। अब इस मारपीट को लेकर मराठी और नॉन मराठी विवाद उठ खड़ा हुआ है। दरअसल मारपीट में चोटिल हुए अभिजीत शिंदे मराठी समाज से आते हैं, जबकि मारपीट के आरोपी अखिलेश शुक्ला नाम का युवक नॉन मराठी है। मराठी वर्सेस नॉन मराठी विवाद कितना बड़ा रूप ले चुका है, सड़क किनारे लगे पोस्टर से समझिए, जिस पर नॉन मराठी लोगों को निषेध करने की अपील की गई है। इधर मामला बढ़ता देख एमटीडीसी में कार्यरत आरोपी अभिजीत शुक्ला को सस्पेंड कर दिया गया है। अखिलेश शुक्ला एमटीडीसीचा कर्मचारी आहे, त्याच्यावर एफआयआर नोंद झालेला आहे। त्याला तात्काळ निलंबित करण्याची कारवाई या ठिकाणी करण्यात येते आहे। इधर मराठी वर्सेस नॉन मराठी की लड़ाई कल्याण से निकलकर मुंबई तक पहुंच गई है। मुंबई में शिवसेना यूबीटी के नेता संतोष शिंदे ने बिहार के एक व्यक्ति को फटकार लगा दी। कितने पे भारी गिरेगा तू? एक बिहारी सब पे भारी। इस मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आक्रामक है। तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने चुप्पी साध ली। सर, भारतीय और मराठी का मुद्दा एक बार फिर गर्म हो गया है। नहीं, कुछ नहीं कर। गिरिराज सिंह भले ही कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन राज ठाकरे सीधे सीधे उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने में जुट गए हैं। संभल में एएसआई की टीम ने तीर्थ स्थलों और 14 दिसंबर को मिले कार्तिकेय मंदिर की कार्बन डेटिंग कर ली है। तो दूसरी ओर नगर पालिका परिषद ने तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार की तैयारी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को कार्तिकेय मंदिर तो आज एएसआई की टीम ने कल की मंदिर का निरीक्षण किया। मंदिर में मौजूद प्राचीन कूप, गुंबद और गर्भगृह की कार्बन डेटिंग की। इधर संभल नगर पालिका परिषद ने तीर्थ स्थलों के जीर्णोद्धार की योजना पर काम तेज कर दिया है। योजना के तहत तीर्थ स्थलों के आसपास फैले अतिक्रमण को हटाना और सौंदर्यीकरण का कार्य शामिल है।
इसमें हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। यानी आने वाले वक्त में संभल में तीर्थ स्थल जीर्णोद्धार योजना बड़े स्तर पर नजर आ सकती है। वहीं संभल की जामा मस्जिद में हरिहर मंदिर का दावा एक बार फिर चर्चा में है। कल की विष्णु मंदिर के पुजारी महेंद्र शर्मा का दावा है कल की भगवान का जन्म हरिहर मंदिर में होगा, भले ही वहाँ मस्जिद ही क्यों ना हो। कल की भगवान का जन्म भी बताता हूँ तो ये पूरब हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। संभल का हृदय है वो ये मंदिर है। हरि मंदिर में ही भगवान का अवतार होना चाहिए। सीधे तौर पर कहें तो संभल में धर्म की धुरी पर छिड़ा विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको यह भी बता दें कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब बिजली विभाग ने बिजली चोरी के मामले में 1 करोड़ 91 लाख का नोटिस भेजा। जुर्माना न भरने पर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है। 17 दिसंबर को बिजली विभाग ने बर्क के घर मीटर बदला। 19 दिसंबर को घर पर लोड की चेकिंग हुई। फिर बिजली चोरी की एफआईआर दर्ज हुई। यहां तक बिजली विभाग ने कनेक्शन भी काट दिया और अब बिजली विभाग ने सांसद जियाउर रहमान बर्क को बिजली चोरी के मामले में 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना भरने का नोटिस जारी किया है, जिसे अदा करने के लिए विभाग ने 15 दिन का समय दिया है। जमा नहीं कर पाते तो सेक्शन 5 नोटिस हमारे यहाँ जाती है और फिर तहसील को हम आरसी करते हैं, वहाँ से रिकवरी का प्रावधान है तहसील को वो संपत्ति को करके। यानी बिजली विभाग ने जुर्माना न अदा करने पर आगे की कार्रवाई की तैयारी भी शुरू कर दी है। इधर समाजवादी पार्टी ने सांसद जियाउर रहमान बर्क पर जुर्माने के खिलाफ यूपी की योगी सरकार पर चुभने वाला वार किया है। ये बिल्कुल तानाशाही है। एक तरफा कार्यवाही जो हो रही है ये बिल्कुल अनुचित है और ये जांच का विषय है और उनके पक्ष को भी सुना जाए। बिजली चोरी के आरोपों पर पहले दिन से समाजवादी पार्टी सवाल उठा रही है। बीजेपी सरकार को घेर रही है, लेकिन जियाउर रहमान बर्क के घर बिजली चोरी के मामले में समाजवादी पार्टी या फिर बर्क परिवार की ओर से अब तक कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए गए हैं। अभी एक बड़ी खबर आ रही है मोहाली से। मोहाली में 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे में 4 लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। राहत और बचाव का काम जारी है। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें मोहाली से। यहां पर बताया जाता है कि एक 3 मंजिला इमारत गिर गई है और मलबे में 4 लोग अभी दबे हो सकते हैं। राहत और बचाव का काम वहां पर जारी है। अब जो लोग अंदर दबे हुए हैं कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द उन्हें बाहर निकाला जाए। और ये देखिए तस्वीरें भी आपके सामने हैं। वहां पर मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। राहत और बचाव दल वहां मौजूद। आशंका जाहिर की जा रही है कि अभी भी 4 लोग इस मलबे के नीचे दबे हो सकते हैं। तो मोहाली से अभी की बड़ी खबर। और अब अगली खबर, रूस के कजान शहर में आज सुबह ड्रोन से हमले ने 9/11 अटैक की याद दिला दी। जिस तरह 2001 में आतंकियों ने प्लेन से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर पर हमला किया था, ठीक वैसे ही ड्रोन से रूस के कजान शहर की इमारतों को निशाना बनाया गया। रूस के सबसे सुरक्षित शहर पर हमला। रूस का 5वां सबसे बड़ा शहर, ड्रोन से बरपा कहर। नौ 11 जैसा हमला, रूस का कजान शहर दहला। एक के बाद एक ड्रोन से 8 अटैक किए गए। बहुमंजिला 3 इमारतों को निशाना बनाया। रूस की तीसरी राजधानी के तौर पर प्रसिद्ध कजान में हमले से रूस को बड़ा झटका लगा है। रूस इसे सबसे सुरक्षित शहर मानता था, लेकिन इस सेफ शहर पर भी 9/11 जैसा हमला हुआ। तब आतंकी संगठन
अलकायदा के आतंकियों ने प्लेन से न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर को निशाना बनाया। अब ड्रोन से रूस के कजान शहर की ऊंची इमारतों पर हमला किया गया है। कजान की हाई राइज इमारतों में हुए यूएवी अटैक की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे हैं। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अलग अलग दिशाओं से आ रहे किलर ड्रोन यूएवी हवा में ही इमारतों से टकरा रहे थे। ड्रोन के बिल्डिंग से टकराने के बाद बड़ा धमाका होता हुआ भी आप देख सकते हैं। हमला होते ही दहशत फैल गई। घरों में आग लगी तो बिल्डिंग से लोग निकाले गए। इस हमले के तुरंत बाद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि कजान शहर में ड्रोन से 8 हमले किए गए। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम ने कजान शहर के ऊपर एक यूक्रेनी ड्रोन को नष्ट किया। वहीं कजान के मेयर ऑफिस से रूसी मीडिया एजेंसी स्पुतनिक को बताया गया कि ड्रोन हमले के कारण तीनों जिलों स्वेत्स्की, ग्रोव्स्की और प्रिविलोज्स्की के कुछ घरों में आग लग गई, जिसके बाद सभी जरूरी मदद मुहैया कराई जा रही है। बिल्डिंग से निकाले गए लोगों को भोजन और रहने के लिए शेल्टर दिए गए हैं। रूस ने इस हमले का आरोप सीधे यूक्रेन पर लगाया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि ये ड्रोन अटैक यूक्रेन की तरफ से किया गया था। इस हमले के बाद रूस के कजान शहर के एयरपोर्ट में उड़ानें भी रोक दी गई हैं। वहां की सेना को अलर्ट कर दिया गया है। कजान शहर आबादी के हिसाब से 8वां और क्षेत्रफल में 5वां सबसे बड़ा शहर है। कजान रूस के तातारस्तान प्रांत की राजधानी है। ये वोल्गा और कजानका नदियों के संगम पर बसा है। वोल्गा नदी के किनारे बसे रूस के सबसे अधिक आबादी वाले शहर कजान की जनसंख्या करीब 13 लाख है। 2024 का ब्रिक्स समिट कजान शहर में ही हुआ था, इसलिए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई थी। यहीं पर 2018 में फीफा विश्व कप का सफल आयोजन किया गया था। भारत के लिए भी ये शहर काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत का वाणिज्य दूतावास इसी शहर में खुलने वाला है। लेकिन ड्रोन हमले के बाद ये शहर भी अब सुरक्षित नहीं है। रूस ने यूक्रेन के शहर कीव पर 20 दिसंबर को हमला किया था। इस हमले के कुछ घंटे बाद 21 दिसंबर को रूस के कजान शहर पर हमले को पलटवार के रूप में देखा जा रहा है। अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल से भड़के रूस ने यूक्रेन पर हमला कर काफी नुकसान किया। ये तस्वीरें देखिए, कीव शहर की ये बिल्डिंग पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यूक्रेन पर हमला शुक्रवार सुबह करीब 7 बजे हुआ। रूस ने कीव पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिनमें से सभी को यूक्रेनी वायु रक्षा प्रणालियों ने नष्ट कर दिया। हालांकि गिरते मलबे से लोग घायल हो गए और एक व्यक्ति की मौत हो गई। रूस कुछ इमारतों को निशाना बनाने में सफल रहा। रूस और यूक्रेन के बीच ये लड़ाई लंबे समय से चल रही है। रूस के कजान पर हमले को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। रूस पर 4 महीने पहले भी 9/11 जैसा हमला हुआ था। यूक्रेन ने रूस के सारातोव शहर में 38 मंजिला रिहायशी इमारत वोल्गा स्काई को निशाना बनाया था। इस शहर में रूस का स्ट्रेटेजिक बॉम्बर मिलिट्री बेस भी है। उस वक्त हमले में 4 लोग घायल हुए थे, जिसके बाद रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेन पर 100 मिसाइल और 100 ड्रोन दागे थे। इनमें 6 लोगों की मौत हुई थी और 150 से ज्यादा घायल हुए थे। यूक्रेन पर रूस के न्यूक्लियर चीफ की हत्या के भी आरोप हैं। 4 दिन पहले ही रूस के न्यूक्लियर चीफ इगोर किरिलोव को मॉस्को में हुए एक ब्लास्ट में मौत हो गई थी। हमले के वक्त किरिलोव अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी वक्त नजदीक खड़े स्कूटर में ब्लास्ट हो गया था। इसमें किरिलोव के साथ साथ उनका असिस्टेंट भी मारा गया था। पुतिन ने 2 दिन पहले ही कहा था कि रूस जंग रोकने को तैयार है। पुतिन ने कहा कि उनके बीच 4 साल से भी ज्यादा वक्त से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन अगर ट्रंप चाहे तो वो उनसे मिलने को तैयार हैं। लेकिन इस बीच कजान में हमले ने फिर से दोनों देशों के बीच टेंशन बढ़ा दी है। अब एक बड़ी खबर आ रही है हिमाचल प्रदेश की राजधानी से,
शिमला में एक इमारत में भीषण आग लगी है। शिमला के कृष्णा नगर इलाके में यह आग लगी है। आग ने पूरी इमारत को अपनी जद में ले लिया है। आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। लकड़ी की बनी थी यह पुरानी इमारत, ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। ये तस्वीर आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। लकड़ी की बनी थी इमारत, ऐसे में आग बहुत तेजी के साथ फैलती चली गई। पूरी इमारत जद में आ गई। आंखें हेलो, हाँ जी, हमारे संवाददाता पराक्रम हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर। कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। क्या कुछ और पता चल पाया है यहां से? कुछ और जानकारी पराक्रम मिल पाई हो आपको? बिल्कुल, ये शिमला शहर है जहां पर ये बिल्कुल साफ लगता है। ये कृष्णा नगर इलाका है। यहाँ पर 2 मंजिला भवन जो है उसमें आग लगी है और आग इतनी भयंकर है कि उसको काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड को जो है भारी मुशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो है फायर जिला प्रशासन जो है मौके पर पहुंच चुका है। 2 मंजिला ये बिल्डिंग है, 2 मंजिला ये भवन है जहां पर ये आग लगी है। पुरानी बिल्डिंग है जो कि जलकर पूरी तरह राख हो चुकी है और जब फायर ब्रिगेड पहुंची तो ये जो भवन है ये गिर भी गया। जी ठीक है, धन्यवाद पराक्रम इस जानकारी के लिए आपका। चूंकि लकड़ी की बनी थी इमारत, ऐसे में यह आग बहुत तेजी के साथ फैली और पूरी इमारत जल गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।